नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस मित्रा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आरटीई के जो आरटीई एक्ट है आपका, उसके संभावित प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बालक के शिक्षा के अधिकार का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो बालक की शिक्षा के अधिकार का उल्लेख आपको मूल अधिकार में भी मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21A में मिलता है। डीपीएसपी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ पे आर्टिकल 45 में मिलता है। इसके अलावा बात करें तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में मिलता है और आपके आरटीई एक्ट 2009 में भी मिलता है। ये ऊपर की जो तीन चीजें आपको दिख रही होंगी वो आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी नजरों में? आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल आपके सामने डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलता है कि भारत में सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की सिफारिश किसने की। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होने वाला है? राममूर्ति समिति। क्या आंसर होने वाला है? राममूर्ति समिति। निम्नलिखित में से किस बात संशोधन का संबंध निशुल्क शिक्षा के अधिकार से नहीं है? तो मोहिनी जैन का है, उन्नी कृष्णन का है, रंगनाथ मिश्र का जो आप बात कर रहे हैं, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसका संबंध इससे नहीं है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन का संबंध आपके जो निशुल्क शिक्षा के अधिकार है उससे बिल्कुल देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आरटीई एक्ट के संबंध में असत्य कथन की पहचान करने के लिए बात की गई है। आरटीई एक्ट सर्वप्रथम लोकसभा में पेश हुआ, तो यहाँ ये गलत हो जाता है। लोकसभा में नहीं, ये राज्यसभा में पेश हुआ था। कहां हुआ था? राज्यसभा में पेश हुआ था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही बात है। गजट प्रकाशन उनका 27 अगस्त अगले दिन हुआ, 27 अगस्त 2009 को। 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हो गया। फिर आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की जब बात करते हैं, अगला प्रश्न देखने को मिलता है आरटीई एक्ट 2009 के मूल अधिनियम के संबंध में गलत तथ्य है। याद रखिएगा, यहां मूल अधिनियम बोला गया है, तो मूल अधिनियम के संबंध में यह वर्ष 2009 का 35वां एक्ट था। बिल्कुल सही बात है, 35वें नंबर का एक्ट था ये। इस एक्ट में 7 अध्याय तथा 38 धाराएं थी। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में इसमें 7 अध्याय 38 धाराएं थी, वर्तमान में इसमें 39 धाराएं हैं। इस एक्ट में अब तक 3 बार संशोधन हो गया, नहीं, इसमें अब तक 4 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 4 बार संशोधन हो चुका है। वर्तमान में इस एक्ट में 39 धाराएं हैं, नवीनतम धारा 2012 में जोड़ी गई। ये कथन सही है। इसमें असत्य कथन कौन सा होने वाला है? सी ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से आरटीई एक्ट की किस धारा में अब तक संशोधन नहीं हुआ है। आपको बता दिया 4 बार अब तक संशोधन हुआ है, तो 1, 2, 3 में संशोधन हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 21, 22, 25 धारा में संशोधन हुआ है और 23, 16, 38 में भी संशोधन हुआ है। लेकिन 4, 5, 6 जो धाराएं हैं इनमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ। इसके अलावा ये जो 3 धाराएं हैं आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में 1, 2, 3, 21, 22, 25, 23, 16, 38, इनमें ही अब तक संशोधन हुआ है। इसके अलावा अन्य किसी धारा में भी अब तक संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, संशोधन अब तक 3 बार कब कब हुआ है? 2012, 2017, 2019 और अभी रिसेंटली हुआ है 2024 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। 7वां प्रश्न है आरटीई एक्ट के किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? अध्याय 1 नहीं, इस अध्याय 1 में तो सबसे कम धाराएं हैं, इसमें मात्र 2 धाराएं हैं। आपकी बात करें सर्वाधिक धाराएं वाला जो आपका अध्याय आता है वो अध्याय कौन सा है? अध्याय संख्या 4, जिसमें लगभग आप बात कर ले तो लगभग 17 धाराएं देखने को मिलती हैं। लगभग नहीं, एग्जैक्ट 17 धाराएं बोलना सही रहेगा, क्योंकि इसमें कितनी धाराएं देखने को मिलती हैं? 17 धाराएं देखने को मिलती हैं। धारा संख्या 12 से लेके और 28 तक इसमें देखने को मिलती है अध्याय 4 में, जिसका नाम है शिक्षक एवं स्कूल के उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या नाम है इसका? शिक्षक एवं स्कूल के उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है आरटीई एक्ट 2009 लागू नहीं होता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों पे। बिल्कुल, जब ये धारा 370 लागू थी तब यहाँ पे लागू नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से धारा 370 हटी है तब से संपूर्ण भारत में लागू होता है। जनजातीय क्षेत्रों में भी ये लागू होता है। मदरसा, वैदिक पाठशाला तथा अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर नहीं होता है। धारा संख्या 1.5 में ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। मदरसा, वैदिक पाठशाला तथा अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर नहीं होता है, निजी शिक्षण संस्थानों पर भी ये लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके साथ देखने को मिलता है आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत कैपिटेशन फी क्या है? बिल्कुल, जो डोनेशन होते हैं वो कैपिटेशन फी में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के तहत बालक की उम्र क्या है? तो बालक की जो उम्र है वो धारा संख्या 2 में बालक की परिभाषा दी गई है। धारा संख्या कितनी में? 2 में। बालक की उम्र क्या है? 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा? इसके अंतर्गत बालक कहलाएगा। आरटीई एक्ट के तहत प्रारंभिक शिक्षा क्या है? वही धारा संख्या 2 में चीज लिखी गई है कि प्रारंभिक शिक्षा की परिभाषा क्या है, और इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा है उसको प्रारंभिक शिक्षा बोला गया है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असुमिलित की पहचान करें। अध्याय 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अध्याय 3 समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के कर्तव्य के बारे में बताता है। अध्याय 4 शिक्षण तथा विद्यालय के कर्तव्य बताता है। नहीं, ये कर्तव्य नहीं है, यहाँ पे क्या है, उत्तरदायित्व है। किसके बारे में बताता है? उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका असुमिलित हो जाता है। अध्याय 5 एकदम सही है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पा से 5 और पा से पाठ्यक्रम। ठीक है, मैच अगर आप कर लोगे तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके है, राजस्थान सरकार द्वारा बालकों के असुविधाग्रस्त समूह में अधिसूचित नहीं है। असुविधाग्रस्त समूह में इन्होंने टोटल 8 असुविधाग्रस्त समूह बताए हैं। ये तो है आपके निःशक्त बालक और अनाथ बालक भी हैं, ओबीसी, एसबीसी, बीपीएल हैं जो 2.5 लाख से कम आय वाले हैं, बिल्कुल हैं। टीबी पीड़ित नहीं है, इसमें टीबी पीड़ित ना होके एचआईवी और कैंसर पीड़ित है। कौन कौन से? एचआईवी और कैंसर पीड़ित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दुर्बल बालक का आशय कहाँ है? दुर्बल बालक की परिभाषा आपके धारा संख्या 2 में देखने को मिलती है। दुर्बल बालक का मतलब है जो बच्चा आर्थिक रूप से दुर्बल है। वहां मानसिक रूप से कोई मतलब नहीं है, शारीरिक से नहीं है, सामाजिक से नहीं है, आर्थिक रूप से दुर्बल है, जिसकी आय 2.5 लाख से कम है, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? दुर्बल बालक बोला गया है। अगले प्रश्न की तरफ चल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है, आरटीई एक्ट के तहत विद्यालय के रूप में परिभाषित नहीं है। विद्यालय के रूप में क्या चीज परिभाषित नहीं है? ये आपके धारा संख्या 1.5 में चीज देखने को मिलती है कि समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित विद्यालय है। बिल्कुल, समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अंशतः अनुदान प्राप्त विद्यालय भी इसमें शामिल है। वैदिक विद्यालय इसमें शामिल नहीं है। कहां लिखा हुआ है? धारा संख्या 1.5 में ये चीज लिखी हुई है। निजी खास श्रेणी के विद्यालय भी है। निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल आते हैं, खास श्रेणी के विद्यालयों में आप बात करते हैं तो केवीएस और आपके नवोदय या सैनिक आर्मी स्कूल आते हैं। 16वां प्रश्न आगे आपकी स्क्रीन पे है, आरटी एक्ट 2009 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। अध्याय 2 का नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। अध्याय 2 में धाराओं की संख्या 3 है, बिल्कुल सही बात है। अध्याय 2 में 3 धाराएं हैं, धारा संख्या 3, 4, 5। कौन कौन सी है? 3, 4 और 5 धाराएं हैं। धारा संख्या 3 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देती है। एकदम सच्ची बात है, एकदम सत्य बात है। लेकिन यहां लिखा हुआ है होम बेस्ड एजुकेशन, घर आधारित शिक्षा भी कोई भी चुन सकता है। नहीं, हर कोई नहीं चुन सकता। जिसको मल्टी डिसेबिलिटी है, जिसको कई सारी डिसेबिलिटीज हैं, वो ही सिर्फ या फिर सीवियर डिसेबिलिटी है, गंभीर रूप से कोई डिसेबल है, वो ही सिर्फ होम बेस्ड एजुकेशन चुन सकता है, हर कोई नहीं चुन सकता। चलिए, 17वां प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 में प्रवेश नहीं लेने वाले तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बालकों हेतु विशेष प्रावधान कहां किए गए हैं? तो भैया धारा संख्या 4 है ना, उसमें ये विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि कोई बच्चा अपनी प्रारंभिक एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता है तो उसके लिए प्रावधान धारा संख्या 4 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, आरटी एक्ट धारा संख्या 4 के तहत यदि कोई बालक 6 वर्ष से अधिक का हो गया है तथा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं किया है तो उसके प्रवेश का आधार क्या होगा? भैया अगर वो 6 वर्ष का हो गया है और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं किया है तो 6 वर्ष के बच्चे को फर्स्ट क्लास में बैठाओ, 7 वर्ष के बच्चे को सेकंड में बैठाओ, 8 वर्ष के को थर्ड में बैठाओ, 9 वर्ष के को फोर्थ में बैठाओ और 10 वर्ष के को फिफ्थ में बैठाओ। तो ये किसके आधार पे है? ये आयु के आधार पे है। किसके आधार पे है? आयु के आधार पे है। ठीक है, ये आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। जो धारा संख्या 4 है ये प्राइवेट स्कूल पे लागू नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल पे ये लागू नहीं होती है किसी भी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, आरटी एक्ट की धारा 5 के संबंध में असत्य कथन बताना। याद रखिएगा, असत्य कथन है। कैसा है? असत्य। धारा 5 में विद्यार्थी को विद्यालय स्थानांतरण का अधिकार है, बिल्कुल ट्रांसफर करवा सकता है अपना एक स्कूल से दूसरे स्कूल, अगर वो जा रहा है कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया उसके पिताजी का या किसी भी कारण से। स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र अविलंब जारी होगा, बिल्कुल सही बात है। धारा 5 का उल्लेख अध्याय 2 में आता है, बिल्कुल 3, 4, 5 धाराएं किसमें आती हैं? अध्याय 2 में आती है, ये भी सही है। इसका मतलब चौथा गलत होने वाला है। धारा 5 के अंतर्गत विशेष श्रेणी स्कूल तथा निजी स्कूल भी सम्मिलित हैं, यहाँ ये गलत हो जाता है। नहीं भैया, प्राइवेट स्कूल इसमें बिल्कुल किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं है। भैया प्राइवेट स्कूल वाले क्यों एडमिशन लेंगे किसी और का 20 सेशन में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आता है, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख कहां मिलता है? अध्याय 2 में तो आपको पता है किसका है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। अध्याय 3 में मिलता है किसका उल्लेख? आपके समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों का। ठीक है, अध्याय 4 में क्या है? आपके विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्वों के बारे में कहां लिखा है? अध्याय 4 में लिखाया गया है। और अध्याय 5 में किसके बारे में है? पाठ्यक्रम के बारे में है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? अध्याय 3। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चल सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सुमिलित की पहचान करें। धारा संख्या 6, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? क्या समुचित सरकार का स्थानीय प्राधिकारी का ही कर्तव्य है ना?
समुचित सरकार मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी, इनका ही कर्तव्य होता है। और ये धारा संख्या 6 में लिखा हुआ है, ये एकदम सही है। और इसमें सुमिलित की पहचान ही पूछी जा रही है, इसका मतलब ये आंसर होने वाला है। लेकिन आपको ये तो बता दें कि धारा संख्या 7 में क्या लिखा हुआ है। तो धारा संख्या 7 में लिखे हुए हैं वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व। क्या लिखा हुआ है? वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व। ये चीज कहां लिखी हुई है? धारा संख्या 7 में। रुपए पैसे की बात धारा संख्या 7 में लिखी हुई है। धारा संख्या 8 में क्या लिखा हुआ है? 8 में आपके समुचित सरकार के कर्तव्य लिखे हुए हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ड्यूटीज लिखी हुई हैं, कर्तव्य लिखे हुए हैं। ठीक है। धारा संख्या 9 की बात करें तो धारा संख्या 9 में आपके लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य लिखे हुए हैं। माता पिता और संरक्षण के कर्तव्य कहां लिखे हुए हैं? ये धारा संख्या 10 में लिखे हुए हैं। ठीक है, कहां लिखे हुए हैं? धारा संख्या 10 में लिखे हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। आरटी एक्ट लागू करने के लिए धन उपलब्ध करवाने का समवर्ती उत्तरदायित्व नहीं, ना तो केंद्र का है ना राज्य का है। वित्त आयोग का कुछ कुछ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इसका आंसर होगा। वित्त आयोग के बारे में 280 जो आर्टिकल है उसके 3D में लिखा हुआ है कि भैया जो भी आपके छोटे मोटे अन्य संसाधन होंगे उनको पैसा कहां से आएगा? वित्त आयोग से आएगा। हालांकि जो आरटीई लागू करवाने का काम है वो किनका है? केंद्र और राज्य सरकार का, और इसीलिए पैसा भी कौन देंगे? केंद्र और राज्य सरकार ही देंगे। ये पैसा किस अनुपात में है? 60:40 में है। सेंट्रल 60, सेंट्रल का 60, स्टेट का 40। और इसके लिए परामर्श किससे लिया जाता है? परामर्श राज्यों से लिया जाता है। ठीक है, ये जो तय किया गया है राज्यों के परामर्श से ही तय किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानदंड तय करने का, विकास करने का उत्तरदायी कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शैक्षिक प्राधिकारी, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार सम्मिलित रूप से? ये बात बिल्कुल सही है कि शैक्षिक प्राधिकारी तय किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, और केंद्र सरकार के लिए जो है वो कौन है? आपके एनसीईआरटी तय किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, शैक्षिक प्राधिकारी कौन है? जो आपके मानदंड तय करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समुचित सरकार का कर्तव्य क्या नहीं है? समुचित सरकार सभी बालकों 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल कर्तव्य है ये तो। बच्चों के लिए आसपास के क्षेत्र में स्कूल उपलब्ध कराना, ये भी कर्तव्य है। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य करवाना, ये क्या है? प्रशिक्षण कौन करवाएगा? ये भी कर्तव्य है। शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, ये किसका है? ये भैया आपके लोकल अथॉरिटी का है। किसका है कर्तव्य? ये लोकल अथॉरिटी का है, समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है। आपको ये बात पता होगी, बच्चों के घर के आसपास स्कूल बनाने के लिए सबसे पहले सिफारिश की थी कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी। और ये चौथा जो ऑप्शन है शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, ये किसका है? लोकल अथॉरिटी का आपके काम है, ना कि समुचित सरकार का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां विद्यालय पूर्व शिक्षा ईसीसीई की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कौन है? ईसीसी आपको पता है आंगनबाड़ी वगैरह हैं, उनको ईसीसी के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन बात कर लें, क्या स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता, समुचित सरकार, केंद्र सरकार? बिल्कुल भैया, जो आपके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ही क्या है? इनके लिए कंप्लीटली उत्तरदायी है। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी के अगर आपसे कर्तव्य पूछे जाएं तो कहां लिखे हुए हैं? धारा संख्या 9 में लिखे गए हैं। माता पिता के मैंने बता दिया आपको कहां है? धारा संख्या 10 में है। समुचित सरकार के कहां लिखे हुए हैं? तो गवर्नमेंट के तो कहां लिखे हुए हैं? 8 में। कितने में? धारा संख्या 8 में लिखे हुए हैं। और ये जो विद्यालय पूर्व शिक्षा है इसके बारे में कहां लिखा हुआ है? धारा संख्या 11 में लिखा हुआ है, विद्यालय पूर्व शिक्षा ईसीसीई के बारे में। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत विद्यालय एवं शिक्षकों का दायित्व का उल्लेख कहां मिलता है? भैया मैंने बता दिया ये कहां मिलता है? अध्याय संख्या 4 में मिलता है। 5 में क्या है? पाठ्यक्रम है। ठीक है, 6 में क्या है? बालकों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और 7 में क्या है? आपके विविध है। ठीक है, विविध है 7 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ए। 26वां हो गया। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। धारा संख्या 12 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय की उत्तरदायित्व सीमा का मिलान करें। मतलब कि धारा संख्या 12 में उत्तरदायित्व सीमा है कि कौन कितना उत्तरदायी है। सरकार विद्यालय सभी प्रवेशित, सरकारी विद्यालय जो है वो सभी प्रवेशित बच्चों के लिए क्या है? उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है, सरकारी विद्यालय पूर्ण रूप से जितने भी बच्चे उसमें प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए उत्तरदायी है। अनुदानित विद्यालय जो कि अनुदान लेते हैं सरकार से, वो उतना ही उत्तरदायी है जितना वो अनुदान ले रहे हैं, प्राप्त अनुदान के अनुपात में। बिल्कुल ठीक बात है। खास श्रेणी के और निजी जो विद्यालय हैं वो सिर्फ अपनी कुल क्षमता का 25% के लिए ही उत्तरदायी हैं। तो ये तो तीनों चीज मैच हो रही हैं, 1A 2B 3C। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है। धारा संख्या 13, धारा संख्या 14, 15 और 17 असुमिलित की पहचान करवा रहे हैं। धारा संख्या 13 में कैपिटेशन शुल्क के बारे में और अनुवीक्षण प्रक्रिया का नहीं होना इसके बारे में बताया गया है। अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो ये सुमिलित है क्या? बिल्कुल भैया, ये तो सुमिलित है। धारा संख्या 13 में कैपिटेशन शुल्क और अनुवीक्षण प्रक्रिया के बारे में ही बताया गया है। धारा संख्या 14 की बात करें तो 14 में आयु का सबूत देना, ये बिल्कुल सही बात है। आयु का सबूत देना 14 में लिखा गया है।
15 में ये है कि आप प्रवेश से किसी बच्चे को इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, 15 में ये चीज लिखी हुई है कि प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। फिर बात कर लें कि धारा संख्या 17 में क्या विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा है क्या? अभी पढ़ के आए थे, विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा तो अपन किस में है? धारा संख्या 12 में है। तो धारा संख्या 17 में क्या है? जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी शारीरिक या मानसिक आप क्या नहीं कर सकते, उत्पीड़न पे प्रतिषेध है। शारीरिक मानसिक उत्पीड़न पे क्या है? रोक है, प्रतिषेध है, मनाही है। ये कहां लिखा हुआ है? धारा संख्या 17 में लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, धारा संख्या 16 को कितनी उपधारा में बांटा गया है? तो धारा संख्या जो 16 है उसको 4 उपधाराओं में बांटा गया है। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), इन 4 उपधाराओं में बांटा गया है। अब इसमें लिखा गया है 16(1) में कि 5वीं और 8वीं कक्षा की क्या है? नियमित परीक्षाएं होंगी। 5वीं 8वीं की नियमित परीक्षा होगी। 16(2) में लिखा गया है अगर वो नियमित परीक्षा में अगर फेल हो जाता है तो 2 महीने बाद उसकी पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। 2 महीने बाद उसकी पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। अगर वो 2 महीने बाद भी फेल होता है तो उसके प्रगति को रोक दिया जाएगा कि भैया अगली क्लास में नहीं जाएगा, रोक दिया जाएगा। 16(4) में लिखा है कि भैया निष्कासन नहीं करोगे आप, चलो प्रगति आपने रोक दी लेकिन आप स्कूल से उसको निकालोगे नहीं, ठीक है। ये चीजें लिखी हुई हैं। कितनी धाराओं में बांटा गया है? 4 उपधाराओं में बांटा गया है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के दौरान 5वीं तथा 8वीं कक्षा में असफल होने पर कितने समय में पुनः मौका दिया जाएगा? अभी बताया मैंने, 16(2) में लिखा है क्या? 2 महीने में मौका दिया जाएगा। धारा 18 के तहत बिना मान्यता के यदि कोई विद्यालय चलता है, याद रखिएगा धारा 18 में क्या है? अगर कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो 1 लाख रुपए, और अगर जितने दिन और चलता है जुर्माना लगाने के बाद उसके हिसाब से प्रतिदिन 10,000 रुपए का भी और उस पर जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। इसमें धारा संख्या 19 की बात करें तो धारा संख्या 19 में विद्यालय के मानक तय किए गए हैं कि एक विद्यालय में क्या होना चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, कैसे शिक्षक होने चाहिए। ये चीज का मानक भी कहां? धारा संख्या 19 में तय किया गया है। और धारा संख्या 19 की अगर अवहेलना होती है तो भी सेम आपके 1 लाख रुपए और 10,000 रुपए का प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्या देना पड़ता है? जुर्माना देना पड़ता है। आ जाओ, धारा संख्या 19 विद्यालय के मानी नहीं है, मानक लिखा हुआ है। विद्यालय के मानक, बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। धारा संख्या 20 अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति की अनुसूची, जो आपके इसमें अनुसूची है आरटीई एक्ट में, उसमें संशोधन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। ये कहां लिखा हुआ है? धारा संख्या 20 में लिखा हुआ है। धारा संख्या 21 में है विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी के बारे में। एसएमसी के बारे में 21 में लिखा हुआ है, एकदम ठीक है। धारा संख्या 22 आपको बता दें कि 22 के बारे में लिखा हुआ है आपके विद्यालय विकास समिति के बारे में। विद्यालय विकास समिति, विद्यालय विकास योजना, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है धारा संख्या 22 में। BB 22, ठीक है, ऐसे कर लो 22 BB, ठीक है। चलिए, SDP के बारे में कहां लिखा हुआ है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में, धारा संख्या 22। शिक्षकों की नियुक्ति के अर्हता और सेवा के निर्बंधन शर्तें, कि भैया जो शिक्षक नियुक्त करोगे आप, उनके लिए क्या अर्हता है, योग्यता क्या है शिक्षक की, है ना, उसके सेवा पे निर्बंधन क्या है, क्या रोक है, तो इसके बारे में कहां लिखा हुआ है? मतलब कि 2-3 सेवाएं हैं, मतलब कि आपकी योग्यता कितनी है? 2-3 योग्यता है। तो 23 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? 23 में लिखा हुआ है। एसएमसी में महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी है? 50%। 75% क्या है कि जो भी एसएमसी है ना, उसमें माता पिताओं का योगदान कितना रहना चाहिए? 75%। और महिलाओं का कितना रहना चाहिए? 50%। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। धारा संख्या 22 में विद्यालय विकास योजना कौन तैयार करता है? तो भैया एसएमसी करती है। और एसएमसी के बारे में कहां लिखा गया है? धारा संख्या 21 में लिखा गया है, ठीक है। ये चीज हो गई। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो विद्यालय विकास योजना है ये किसी अल्पसंख्यक स्कूल, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके स्कूल में नहीं चल सकता। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो अनुदान प्राप्त स्कूल है वहां पे भी आप विद्यालय विकास प्लान नहीं ला सकते। इन जगह पे आप विद्यालय विकास प्लान नहीं ला सकते, ठीक है। अगले पे आ जाओ। धारा 23 के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। शिक्षक की न्यूनतम अर्हता तय करने हेतु अगस्त 2010 को शैक्षिक प्राधिकारी बनाया गया। तय करने हेतु एनसीटीई को शैक्षिक प्राधिकारी बनाया गया, ठीक है। ये वाला कथन है, ये तो कथन ठीक है। शिक्षकों की कमी के समय केंद्र सरकार न्यूनतम अर्हता में 5 वर्ष की शिथिलता दे सकती है, कि भैया अगर शिक्षकों की कमी आ गई है और आप ये चाह रहे हो कि भैया बीएड वाले बच्चे बचे नहीं है तो एसटीसी वालों को पढ़वा लें क्या, तो भैया इस तरह की शिथिलता दे सकती है कौन? आपकी केंद्र सरकार। न्यूनतम अर्हता में शिथिलता दे सकती है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो ये चीज दोनों कथन सत्य है। इसका मतलब कौन से हैं? दोनों कथन सत्य हो गए, ठीक है। 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पद पर आसीन शिक्षक
जो न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, मतलब कि 31 मार्च को कोई व्यक्ति ऐसा है जो न्यूनतम योग्यता होती है वो नहीं रखता है, उसे 2017 के संशोधन के लागू होने के कितने वर्ष में योग्यता हासिल करनी होगी? तो उसके 4 वर्ष का समय दिया गया है कि 4 वर्ष में आप न्यूनतम योग्यता हासिल कर लो। ठीक है। शिक्षक के कर्तव्य धारा 24 में सम्मिलित नहीं है। शिक्षक के कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं? धारा 24 में। इनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन बिल्कुल करना पड़ेगा, नियमित स्कूल पे आना पड़ेगा, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना बिल्कुल करवाना पड़ेगा, विद्यालय की जानकारी अभिभावक तथा माता पिता को देना बिल्कुल देनी पड़ेगी भैया, स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्कूल की उपलब्धता ये थोड़ी सुनिश्चित करेंगे, है ना? स्कूल की उपलब्धता से इनका मतलब ही नहीं है। स्कूल की उपलब्धता कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार और लोकल अथॉरिटी, ये तय करते हैं कि स्कूल किसी इलाके में है या नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है सुमेलित करने का। धारा 25, 26, 27, 28 एक तरफ लिखे हुए हैं। छात्र शिक्षक अनुपात, आपको ये बात बता दूं, धारा संख्या 25 में छात्र और शिक्षकों के अनुपात के बारे में बताया गया है, और ये अनुपात कहां लिखा हुआ है? अनुसूची में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो एकदम करेक्टली मैच्ड है। धारा संख्या 26 में लिखा हुआ है कि शिक्षकों की अगर रिक्ति है तो उसको भरा जाना चाहिए समय से। ये कहां लिखा हुआ है? धारा संख्या 26 में लिखा हुआ है। और एक बात और लिखी गई है कि किसी भी विद्यालय के लिए कितने स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पद स्वीकृत कितने हैं, उन स्वीकृत पदों का 10% से अधिक कभी भी रिक्त नहीं हो सकता, कभी भी रिक्त नहीं हो सकता 10% से अधिक। ये कहां लिखा है? धारा संख्या 26 में लिखा है। धारा संख्या 27 में लिखा हुआ है कि किसी भी विद्यालय के टीचर वगैरह को आप गैर शैक्षिक कार्य जैसे कि चुनाव हो गया, नगरीय निकाय, पंचायतों के, और आपदा प्रबंधन, जैसे कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, ऐसी जगहों पे आप यूज कर सकते हो, बाकी जगहों पे आप काम में नहीं लोगे। ये कहां लिखा हुआ है? धारा संख्या 27 में लिखा हुआ है। 28 में क्या है कि भैया प्राइवेट ट्यूशन वाले जो आपके टीचर हैं जो प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं उन पे प्रतिषेध है। किसके लिए? जो पहली से 8वीं तक पढ़ा रहे हैं उनका प्राइवेट ट्यूशन नहीं है भैया। ठीक है, 28 में क्या है? सी ऑप्शन से कनेक्ट हो रहा है, तो 1A, 2B, 3D और 4C। ठीक है, चलिए प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना संबंधित अध्याय है। पाठ्यक्रम तो मैंने बता रखा है, पा से पाठ्यक्रम, पा से 5। ठीक है, इसमें क्या है? बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण, और यहां क्या है? विविध, और 4 तो अपन पढ़ के आ गए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 39वें का क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में आरटी एक्ट की धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु अधिकृत संस्था कौन सी है? राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में पूछ रहा है, तो RSCERT है। इसका पूर्व में नाम हुआ करता था SIERT। और अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, तो NCERT किसकी है? सेंट्रल की है, केंद्र सरकार के लिए अधिकृत संस्था कौन है? NCERT है। हमारे यहाँ कौन है? RSCERT है। तो सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक संस्था द्वारा पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है किस चीज को? कि पाठ्यक्रम संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। बिल्कुल भैया होना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ मातृभाषा में होना चाहिए? नहीं, सिर्फ मातृभाषा में नहीं, जहां तक संभव हो सके मातृभाषा में होना चाहिए। जहां तक संभव हो मातृभाषा में दिया जाए, बाकी सिर्फ नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ मातृभाषा में दो। ठीक है, चलिए अगर सिर्फ मातृभाषा में देने लगे तो अंग्रेजी कैसे पढ़ाओगे आप? हैं? ठीक है, असुमिलित की पहचान करें। धारा 31 बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। धारा 32 शिकायतों को दूर करना। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। बिल्कुल ठीक है। 31 में बालक की शिक्षा के अधिकारों का मॉनिटर करना है कि भैया बालक की शिक्षा के जो अधिकार हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, ये बात सही है। 32 में लिखा हुआ है कि जो भी शिकायतें हैं उनको दूर कैसे किया जाएगा, कौन करेगा शिकायत, किसको करेगा। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के बारे में बताया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्य सलाहकार परिषद के बारे में बताया गया है। परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, भैया अगर 8वीं कक्षा आप पास करते हो तो आपको परीक्षा पास करने पर समापन प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? समुचित सरकार की है, समुचित सरकार की है। और ये बात कहां लिखी है? धारा संख्या 30 में लिखी है। ठीक है, कहां लिखी है? धारा संख्या 30 में लिखी है। असुमिलित पूछा जा रहा है, असुमिलित हो गया आपका आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 32 के तहत यदि बालक के अधिकार संबंधित शिकायत की जा सकेगी। अगर बालक के अधिकारों से संबंधित कोई शिकायत है तो किसको की जा सकेगी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय अधिकारी को शिकायत की जा सकेगी। किसको की जा सकेगी? स्थानीय अधिकारी को की जा सकेगी, ना कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आरटीई एक्ट 2009 की